हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी तक मैंने जो यूनिट 1 में करवाया है आपको, वो तो है ही 15 मार्क का एग्जाम्पल आपका, और 10 मार्क का थियरी है ही एग्जाम में, वो फिक्स है। गेट इट। थोड़ा ऐसा करते कि जो आपका फर्स्ट टेस्ट आएगा ना, वो एमसीक्यू बेस्ड होता है 30 मार्क्स का। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो ऐसे थे बार बार एग्जाम में पूछते हैं, गेट इट, वो मैं आज थोड़ा अभी तक जो करवाए ना उसमें से ये आपको एमसीक्यू आज समझाने वाला हूँ। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, गेट इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आपको क्या करना है, नोट में न्यू पेज पे लिखने का, यूनिट 1 के नोट में न्यू पेज के ऊपर लिखने का एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 1 ब्रैकेट में लिख देने का, पार्ट 1 ऐसा ब्रैकेट में लिख देने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कैट तो ये क्या आपको लिखना है नोटबुक में, ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कल कैलकुलेशन का, तो आपको नोट में लिखा हुआ चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बार बार पूछे हुए एमसीक्यू है। गेट इट। तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूं आपको, उसका सॉल्यूशन और के कुछ ऐसे और एमसीक्यू का प्रैक्टिस। गेट इट। आपने थियरी लिखा है, एग्जाम्पल गिना है, नॉलेज भी है आपके पास, तो उसके बेस पे आज मैं 30-40 एमसीक्यू आपको मैं करवाता हूँ, 30 के आसपास आपको एमसीक्यू करवाता हूँ। गेट इट। तो वो पहले देखते हैं, 1 बाय 1 ऐसे देखेंगे, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमएम लिखा है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा। फर्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग साइकिल बिगिंस विथ, अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विथ, अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट कहां से होता है, याद करो कहां से स्टार्ट होता है। पहले मैं सोचते ट्रांजैक्शन चाहिए, ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होते हैं, इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल। नॉन इकोनॉमिकल की एंट्री नहीं लिखते हैं, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन से 3 पार्ट? कैश, क्रेडिट एंड बार्टर, एक्सचेंज। पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं और बाद में फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप ऐसा आता है, याद है ना। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, बाद में आता है, पर पहले क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग साइकिल बिगिंस विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। पहले ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इकोनॉमिकल है या नॉन इकोनॉमिकल है, एंट्री लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इससे पहले डिसाइड करते हैं। तो इसमें से देखो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, वो तो 4 स्टेज है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये आंसर आएगा। प्रिपरेशन ऑफ लेजर बुक, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहले क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन होगा। गेट इट। बाद में स्टेज 1, 2, 3, 4 होता है। गेट इट। तो ये आंसर सही है उसका, तो पहले एमसीक्यू में ये आंसर आएगा, ऐसे टिक करते जाने का आपको भी। अच्छा, नेक्स्ट, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। बिजनेस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? इसमें से कौन होता है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस या वाउचर? याद करो, कल ही कराया था, वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच सपोर्ट द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वाउचर वो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होता है, तो किसको टिक करेंगे हम? वाउचर को। ऐसे एमसीक्यू आपको फिर से पूछते हैं। अब देखो, तीसरे नंबर का बहुत मेरे को पसंद है, अब देखो ध्यान से, सिलेक्ट ऑड वन आउट। इसमें से ऑड कौन सी आइटम है? पहले 4 ट्रांजैक्शन देख लेते हैं किस टाइप के हैं। प्राइस लिस्ट सेंड टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, वो नॉन इकोनॉमिकल है, याद है ना आपको, नॉन इकोनॉमिकल है। गेट इट। ये इवेंट है, एक्चुअली इवेंट। गुड सप्लाइड, ये इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है। डिसमिस द असिस्टेंट फ्रॉम द जॉब, ये नॉन इकोनॉमिकल है, स्टाफ को जॉब से निकाल दिया। टेक 20 रुपीज़ कॉइन्स इन एक्सचेंज ऑफ 20 रुपीज़ नोट, ये भी नॉन इकोनॉमिकल है। ये इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन है, ये इवेंट है, ये इवेंट है। अच्छा, तो इसमें ऑड कौन सा है? तो तीनों 3 इवेंट है, ट्रांजैक्शन इज ए ऑड वन, तो सेकंड नंबर का आइटम ऑड है।
तो कहाँ है, डी एफ से आएगा, आंसर डी आएगा। ऑड वन, ये चारों चार में से तीन एक सरखे हैं, तो कौन सा ऑड है आंसर, तो ऑड कौन सा आएगा, सेकंड। गुड सप्लाई टू द कस्टमर एज पर द ऑर्डर, माल सप्लाई किया। बाकी का तीन इवेंट है, ई लिखा है ना, इवेंट इवेंट इवेंट, ये ट्रांजैक्शन है। याद है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल। नॉन इकोनॉमिकल को इवेंट बोलते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं लिखते हैं। इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री लिखते हैं हम। गेट इट, ऐसे करवाया था मैंने आपको। हाँ, तो इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा है, देखो। तो ऐसा एग्जाम में होता है। ये 3 एमसीक्यू अभी करवाए मैंने। गेट इट। नेक्स्ट वन देखो, और आगे देखते हैं, बहुत देखने हैं आज तो 25-30 एमसीक्यू देखने हैं आपको। ये अच्छा ट्रांजैक्शन है, गुड, अच्छा है ट्रांजैक्शन। कॉमन सेंस का थोड़ा है, आप ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है, मिस्टर पुरी इज डेटर्स 5000 एंड क्रेडिटर्स 7000। डेटर्स એટલે લેણદારો, ડેટર્સ એટલે દેવાદારો અને ક્રેડિટર્સ એટલે લેણદારો। આ દેવાદાર, આ લેણદાર છે। આવું કહે છે કે પૂરી એક વ્યક્તિ છે જેની પાસેથી આપણે 5000 લેવાના છે और 7000 देने के, लेनदार है वो, 7000 उसको देना है for 7000 of the Sohan traders. Which of the following is the correct one, correct treatment in the final account of the Sohan traders? फाइनल अकाउंट में क्या लिखेंगे हम, इसका इफेक्ट क्या होगा? देखो, लिसन टू मी। पूरी नाम का एक व्यक्ति है, उससे मैं 5000 लेना है और 7000 देने का है। मेरे को आपसे 5000 लेने का है और 7000 देने का है, तो कौन सा ट्रांजैक्शन फिटूस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा? कॉमन अमाउंट जो होती है ना, कॉमन फिगर, कॉमन फिगर कितना आएगा? 2000 नहीं आएगा कॉमन फिगर, 2000 तो डिफरेंस है। कॉमन फिगर 5000 5000, ये कॉमन फिगर हो गया। ये डेटर्स में से भी लेस करने का, चुकाने का नहीं, और क्रेडिटर से भी लेने का नहीं। डेटर से लेने का भी नहीं है, क्रेडिटर्स को चुकाने का भी नहीं, दोनों तरफ से फिटूस हो जाएगा ट्रांजैक्शन। सपोज कि मेरे को ऐसा है, आपको 5000 देने का है और 7000 लेने का है, तो आप मेरे को कितना वापस दोगे? 2000। 5000 तो कैंसिल हो गया ना दोनों में से। कैंसिल कितना होगा? 5000। तो क्या करने का? डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 5000। 5000 डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये पहला आंसर आएगा इसका। करेक्ट आंसर ये है। ऑप्शन 4 दिया है आपको, 5000 डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स, 7000 डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स, 7000 डिडक्टेड फ्रॉम बोथ एंड डेटर्स एंड, नहीं, कॉमन फिगर निकालने का, कॉमन फिगर दोनों में। दूसरा एक मेथड बताऊँ, लोएस्ट फिगर है ना, लोएस्ट फिगर जो कम अमाउंट है, वो दोनों में से लेस करने का। कौन सा? कम अमाउंट, लोएस्ट फिगर, वो दोनों में से लेस कर देने का। गेट इट? तो ये हुआ ही। देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ द ट्रेडिंग कंसर्न? ट्रेडिंग कंसर्न, માલ ખરીદવાનું અને વેચાણનું કામ કરે છે, ટ્રેડિંગ કન્સર્ન કહેવાય, વેપારી। ગેટ ઇટ? આમાંથી કઈ આઈટમ છે? તો વેપારીના વાર્ષિક હિસાબ બનાવીએ ને તો એમાં શું બનાવીએ છે? ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ। બીજું શું બનાવીએ છીએ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और तीसरा क्या बनाता है? बैलेंस शीट। तो इसमें कौन सी आइटम नहीं होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये तीनों तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं, बाकी ये तीनों तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खातु, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। उत्पादन खातु ना आवे, इट इज नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गेट इट? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। એમાં આપણને નફો નુકસાન નથી મળતું। ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં શું મળે આપણને? કાચો નફો અથવા કાચી ખોટ। પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાં શું મળે? ચોખ્ખું નફો, ચોખ્ખી ખોટ। બેલેન્સ શીટમાં શું થાય? આપણી આર્થિક પરિસ્થિતિ ખબર પડે। તો ધીઝ આર ધ ફાઇનાન્શિयल સ્ટેટમેન્ટ। મેન્યુફેક્ચરિંગ એકાઉન્ટમાં માલની પડતર કિંમત ખબર પડે છે। ઇટ ઇઝ નોટ એ ફાઇનાન્શિयल સ્ટેટમેન્ટ। गेट इट? ऐसे भी वार्षिक हिसाब में 3 वस्तु महत्वनी। देयर आर 3 डायमेंशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। कौन से 3 डायमेंशन है? मैंने बोला था आपको, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ऐसा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल? इसमें से अकाउंटिंग साइकिल का स्टेज कौन सा नहीं है? एक बोला है रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड सब्सिडरी, हाँ, ये उसका स्टेज है, बराबर है। प्रिपरेशन ऑफ द लेजर, ये भी उसका स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, याद है ना?
गेट इट। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वो चौथा स्टेज है, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तीसरा स्टेज है, फाइनल अकाउंट बनेगा चौथा स्टेज है, पर इसमें नहीं लिखा है, देखो वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये कोई स्टेज ही नहीं है उसका। 4 स्टेज कौन से? जर्नल बुक एंड सब्सिडरी बुक, दूसरा कौन सा लेजर, तीसरा कौन सा ट्रायल बैलेंस, चौथों का फाइनल अकाउंट। तो इसमें देखो गलत लिखा है चौथा वाले में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग है नॉट ए स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, तो ये अकाउंटिंग साइकिल का स्टेज नहीं है, बाकी तीनों अकाउंटिंग साइकिल के स्टेज है। ऐसे एमसीक्यू आपको पूछेंगे एग्जाम में, फायदा ऐसा करने का, समझ में आता है, ये आपको लिखना है पूरा। हाँ, आज ऐसे समझा नहीं आपको पूरा, वो रिवीजन भी हो जाएगा आपका। मैं 7वें नंबर का पहले देखता हूं, अभी 7वें नंबर का नहीं, पहले आप 8वां और 9वां देख लेते, बाद में 7वें नंबर का देखते। चलो, ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर रेकॉर्डेड इन, બધા ખર્ચા ક્યાં લખવામાં આવે કે જોઈએ? તો ખર્ચા કોઈ દાડો બેલેન્સ શીટમાં ના લખાય। હા, ખર્ચા ક્યાં લખાય? પ્રોફિટ એન્ડ लॉस अकाउंट में। बोलो કેટલું સહેલું પૂછ્યું? 4 ऑप्शन है, बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एनुअल रिपोर्ट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लखाय। एग्री विथ मी एवरीबडी? चलो नेक्स्ट 9वें नंबर का एमसीक्यू, अकाउंटिंग फॉर अनपेड सैलरी एंड एडवांस रिसीव्ड ऑफ द रेंट फॉर कंटेनिंग द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज बेस्ड ऑन आउटस्टेન્ડિંગ एक्सपेन्स अथवा एडवांस चूकव्या होय ऐसे में ध्यान में लीए छे। डबल एंट्री सिंगल एंट्री ए तो नहीं, इट इज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, सिस्टम ऑफ एकाउंटिंग विचारવું પડે। आ बे तो बुक कीपिंग सिस्टम है, तो बाकी 2 सिस्टम देखो, मर्कंटाइल અને कैश बेसिस। याद है ने, देर आर 2 सिस्टम ऑफ एकाउंटिंग, कैश बेसिस एकाउंटिंग सिस्टम एंड मर्कंटाइल। मर्कंटाइल बीजू नाम है एक्रूड, एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रेकॉर्डेड, अनपेड अथवा तो एडवांस ना लखाय। मैं तमने कीधेलू क्लासनी फीनु पण जेटली फी आई हो एटली ज लखाय, एडवांस फी के अनपेड फीज ना लखवामां आवे। ऐसे में लखवामां आवे छे मर्कंटाइल सिस्टम में लखाय छे, अने मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कई सिस्टम एप्लाय करे छे? मर्कंटाइल। खाली जे प्रोफेशनल है कई सिस्टम एप्लाय करे छे? कैश बेसिस। एमां ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रेकॉर्डेड, हो ओनली कैश ट्रांजेक्शन। आ याद आव्युं बेव तमने? याद है? देर आर 2 सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिंगल एंट्री, पण आमां ए डबल एंट्री सिंगल एंट्रीनो पॉइंट नहीं। देर आर 2 सिस्टम ऑफ एकाउंटिंग, मर्कंटाइल बेसिस, कैश बेसिस। तो आसमानथी सेम आवशे? मर्कंटाइल बेसिस टिक करना। ये ट्रांजेक्शन 7वें नंबर का 7वें नंबर में ट्रांजेक्शन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एसर्टेन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस फॉर 17-18 टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितलू प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करशो? इंश्योरेंस प्रीमियम आपको 8,000 दिया है, इंक्लूडिंग 4,000 फॉर द ईयर एंडेड 30 सप्टेम्बर। आमा छे ने आनी अंदर इंक्लूडिंग एनी अंदर 4800 रुपया छे, ते क्यां सुधीना चूक्या छे? 30/9 सुधीना चूकव्या छे। क्या सुधीનું ચૂકવ્યું છે? જો અહીં વર્કિંગ કરું છે, ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પેઇડ અપ ટુ 30/9/18। अच्छा, આપણું વર્ષ ક્યારે પૂરું થઈ જાય? ઈયર એન્ડેડ। अब લખ્યું છે 17/18 એટલે 31/3/18 વર્ષ પૂરું થઈ ગયું। આપણું વર્ષ ક્યારે પૂરું છે? 31/3 અને તમે પ્રીમિયમ ક્યાં સુધીનું ચૂકવ્યું છે? 30/9 સુધીનું। તો 6 મહિનાનું પ્રીપેડ છે, 6 months પ્રીપેડ। 6 મહિનાનું વધારે ચૂકવ્યું છે, પ્રીપેડ અગાઉથી ચૂકવ્યું છે। આપણું વર્ષ ક્યારે પૂરું થઈ ગયું? 31 માર્ચ। આપણે પ્રીમિયમ ક્યાં સુધીનું ચૂકવ્યું છે? 30/9 સુધીનું। તો 6 મહિનાનું વધારે ચૂકવ્યું છે। હવે આખા વર્ષના કેટલા હતા? 4800। તો પ્રીપેડની રકમ કેટલી આવશે? પ્રીપેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4800 ગુણ્યા 6/12। आखा वर्षना 12,000 रुपया चूकवेला था, 6 महीना प्रीपेड है એટલે કેટલા પ્રીપેડ કહેવાય? 2400 रुपया प्रीपेड કહેવાય। आ प्रीपेड મળ્યા। हाँ, अच्छा, तो ચોપડામાં કેટલા લખીશું? તો કે ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ કેટલું આપ્યું છે? આઈપી લખું છું। ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ એક્ઝામ્પલમાં 8,000 છે, અગાઉથી ચૂકવેલા લેસ કરવામાં આવે, પ્રીપેડ માઇનસ કરી નાખવામાં આવશે, પ્રીપેડ 2400 એ લેસ કરી નાખ્યા। તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાં કેટલા લખાશે? 5,600। आ प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट में लखाय, P&L लखूँ छूँ, 5,600 लखाय।
તો અહીંયા ઓપ્શન તમને આપેલા છે, તો આમાં એ ઓપ્શન આવશે. તમને પ્રીપેડ પૂછ્યો તો કેટલા લખત? 2400 લખત પ્રીપેડ. ગેટ ઇટ? વન્સ અગેન તમે જો શું કીધું છે, ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ આમાં 4800 એવું છે. ક્યાં સુધીનું ચૂક્યો છે? 30/9 સુધીનું. આઈપી લખ્યું છે અહીંયા. આઈપી એટલે ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પેઇડ અપ ટુ 30/9. આપણું વર્ષ ક્યારે પૂરું થાય છે? 31 માર્ચ છે. એટલે 6 મહિનાનું વધારે ચૂકવ્યું છે. તમે બાદ કરો ને તોય ખબર પડી જશે. 9માંથી 3 બાદ કરો એટલે 6 મહિનાનું એ વધારે ચૂકવ્યું છે. પ્રીપેડ છે, અગાઉથી ચૂકવી દીધું છે. પ્રીપેડ એટલે અગાઉથી ચૂકવેલું છે. તો 4800 વધારે ચૂકવેલા હતા આખા વર્ષના. તો 6 મહિનાના કેટલા? 6/12. તો 2400 પ્રીપેડ છે. તો ખરેખર ચાલુ વર્ષના કેટલા કહેવાય? તો ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ 8000 છે, એમાંથી પ્રીપેડ અગાઉથી ચૂકવેલા બાદ કરવામાં આવે. याद है ना आपको? प्रीपेड एक्सपेंस लेस करने का, तो लेस कर दिया. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लिखना है? 5600. तो 5600 को टिक करो. ऐसा होता है, 5600 को टिक करना है. ऐसे एमसीक्यू आपको पूछते हैं एग्जाम में. ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वही करवाता हूँ. ये आपको वर्किंग लिखने का अंदर हो, जब भी आप गिनते हो ना ये सब लिखोगे तब ये आपको उतारना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. मैं उसके ऐसे 2 एग्जाम्पल और बताऊंगा आपको कैसे गिनना है. वो लास्ट में फिर आएगा ऐसा एमसीक्यू. देखो नेक्स्ट वन, दसवें नंबर का. प्रणव ए मैनेजर इज एंटाइटल कमीशन एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम. पी ए लिखा है ना, पी ए. देखो ऐसा लिखा है ना, PM तो मतलब शू थाय? पर मंथ. ये तो याद है ना, प्राइम मिनिस्टर एवं ना थाय, हाँ, पर मंथ थाय PM पर मंथ. और PA लिखा है तो पर एनम वार्षिक. पर एनम ANUM ANNUM एनम पर एनम वार्षिक. PA लखाय PA. PA એટલે પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ એવું નથી થતું, બરાબર છે? પર એનમ. ગેટ ઇટ? અચ્છા, પ્રણવ ઇઝ એ મેનેજર એન્ટાઇટલ કમિશન 10% પર એનમ on net profit after charging such commission. 12મા ધોરણમાં આવી ગયું છે. of the net profit 2,20,000. his commission amounted to, after charging commission, કમિશન ગણ્યા પછીના નફા પર 10% કમિશન ગણવાનું છે. યાદ છે ને? કમિશન ગણ્યા પછીના નફા પર 2 રીતે કમિશન હોય. કમિશન ગણ્યા પહેલાના નફા પર, પછીના નફા પર. પછીનો નફો એટલે આફ્ટર, પહેલાનો એટલે બિફોર. જો તમને આફ્ટર ચાર્જિંગ સચ કમિશન કીધું હોય ને તો કમિશન આવી રીતે ગણાશે. જો કમિશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોફિટ કેટલો છે? 2,20,000. 10% ગણવાનું કીધું છે. 10/110 લખાય. શું લખાય? 10/110 લખાય. અને બિફોર ચાર્જિંગ કહ્યું તો શું કરાય? કોઈ જાય 10/100 લખાય. એવું ના હોય કે 90 લખાય. હા, ઘણા શું કે આમાં 10 ઉમેરી લખ્યું છે, આપણે 10 બાદ કરી લખવાનું, એવું ના હોય. બિફોર ચાર્જિંગ કીધું તો એને સાદા 10% કહેવાય, 10/100. અને આફ્ટર ચાર્જિંગ કીધું હોય તો 10/110 લખાય. યાદ રાખજો, શું લખાશે? 10/110. તો કેટલું કમિશન થશે? 20,000. આપણો જવાબ આવી ગયો. આ 20,000 ટીક કરવાનું છે. ગેટ ઇટ? બિફોર ચાર્જિંગ કહ્યું હોય તો શું થાત કહેજો? 22,000 આવત, કારણ કે 2,20,000 10% ગણવું પડે. નેક્સ્ટ, મેચ ધ ફોલોઈંગ. જોડકા જોડો આપણે ભણીએ છીએ ને, જોડકા જોડો એવું છે. આ બાજુ નેચર ઓફ એકાઉન્ટ આપ્યું છે અને સામે ટાઈપ ઓફ એકાઉન્ટ છે. આપણે એની જોડે મેચ કરવાનું છે. પ્રીપેડ એક્સપેન્સ અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચા. તો પ્રીપેડ અગાઉથી ચૂકવ્યા છે આપણી અસેટ કહેવાય, એ સીની સાથે મેચ થઈ જાય છે. જો બેડ ડેપ, બેડ ડેપ આપણો લોસ છે, એક્સપેન્સ કહેવાય, ડી સાથે મેચ થાય. આ ડીમાં આવે. આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ આપણે ચૂકવવાના બાકી હોય ને તો આપણી જવાબદારી કહેવાય, એ લાયબિલિટીઝ છે. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ મારી ઇન્કમ છે એટલે બી આવશે. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રોકાણો પર મળેલું વ્યાજ બી. તો એન્સર આપણો કયો થયો? CDAB. તો આમાં કઈ છે એવું? CDAB. કસામાં આવે છે? જુઓ બાબા, હા જો, પહેલાંનું C, બીજાનું D, ત્રીજાનું A, ચોથાનું D. તો આપણો એન્સર સાચો છે. 1 માર્ક. જોડકા જોડો, તને તો જોડકા જોડતા સરસ આવડે છે. ગેટ માય પોઈન્ટ? જો બીજું એક MCQ છે, બીજા વાત 2-3 જોઈએ. આજે મારે તને આ ભણાવવાનું છે બધું MCQ.
ધીરે ધીરે બધા પરફેક્ટ લખજો. હા, વન્સ અગેન લોકોની મિસ્ટેક થાય છે, લોકો ઘરે વિડીયો જોતા નથી. ગઈકાલે બી 4-5 છોકરાઓના ફોન આવ્યા હતા, એ લોકો કે મેં જોવાનું રહી ગયું છે મારે, એવું કહેતા હોય છે. આપણે એવું છે મંડે ટુ સન્ડે સુધી, મંડે ટુ સેટરડે લેક્ચર, સન્ડે એક દિવસ એક્સ્ટ્રા તમારી પાસે લેક્ચર પડ્યા રહે મોબાઈલમાં, એક દિવસમાં બધા જોઈને રિવિઝન કરી લેવાના. સોમવારે બધા લેક્ચર નીકળી જશે ને નવું લેક્ચર ચાલુ થશે. એને કોલ બેક નહીં થાય, પાછા આવે નહીં. તમે એટેન્ડ ના કર્યા હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સની નોટમાંથી પછી ઉતારવાના બાકી રહે. બી કેરફુલ, કાળજી રાખો. ભણવાનું છે. ક્લાસમાં ગુલ્લો મારો તો તમે શું કરો? માનો કે ફિઝિકલ ક્લાસ ચાલુ હોય ને તમે ગુલ્લો મારો તો સરને એવું કહો કે ચાલો ફરી કેસેટ ચાલુ કરી દો તમારી, એવું કહે છે? ના, તમે તમારા ફ્રેન્ડની નોટમાંથી લખશો. આમાં પણ એવું જ રાખવાનું છે. પણ આમાં ફાયદો શું છે? મેં આજ માનો કે આ લેક્ચરમાં કહ્યું તું 3 વાર જો ને 5 વાર જો ને, સોમવારે આવ્યું મંडे को आपको आएगा, मंडे टू सैटरडे संडे तक तो रोजे हर रोज 5-5 बार देखने, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कांट सेंड इट टू अधर, બીજાને મોકલી નહીં શકો. यू कांट स्टोर इट, તમે એને સ્ટોર નહીં કરી શકો. मंडे टू संडे સુધી તમારામાં રહેશે, तब तक रहेगा, बाद में निकल जाएगा. गेट इट, ऐसा होता है ना. गेट माई पॉइंट. तो ये आपको नोट में लिखना ही है, ये याद रखो. लिख मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप यूनिट 1 का आपका नोट है ना, न्यू पेज पे लिखने का है. एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 1, 2 पेज भराएंगे इसमें. अभी ये करवाता हूँ, ये लिखना पड़ेगा आपको सब. अच्छा चलो एक आगे जाते हैं. गुड्स रिटर्न टू कस्टमर ₹10,000. कस्टमर को 10,000 रुपये का माल वापस रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, टू कस्टमर नहीं, फ्रॉम कस्टमर. Goods returned from customer worth ₹30,000. Which of the following voucher is to be prepared? કસ્ટમરને મેં માલ વેચ્યો લે પાછો આવ્યો, સેલ્સ રિટર્ન હોય તો કઈ આમાંથી કયું ડોક્યુમેન્ટ બનશે? વાઉચર કયું બને? ડેબિટ નોટ ક્યારે બને? પરચેસ રિટર્ન હોય તો. ચેક, આપણે ચેકથી પૈસા આપ્યા હોય તો. બેંક પેમેન્ટ વાઉચર, ચેકથી પૈસા ચૂકવ્યા હોય તો કયું આવશે? ક્રેડિટ નોટ. સેલ્સ રિટર્ન માટે કયું વાઉચર આવે? क्रेडिट नोट. कल आपने किया था ये सब, आपने लिखा भी है नोटबुक में अच्छी तरह से. लिखते हो कि नहीं लिखते हो? मैंने सैटरडे को ये करवाया था आपको. आपके पेरेंट्स को भी आपका केयर रखना है ना. पेरेंट्स को भी को बोलो, मेरे को नहीं तो पर्सनल फ़ोन करना पड़ेगा पेरेंट्स को कि बाप बच्चों का ध्यान रखो, ये होमवर्क करता है तो क्या नहीं करता है चेक करो. गेट माई पॉइंट. यार क्रेडिट नोट पता चला ना. सेल्स रिटर्न में कौन सी नोट होती है? क्रेडिट नोट. परचेज रिटर्न में कौन सी नोट होती है? डेबिट नोट. चलो आगे देखते हैं. ये आपने 12th में पढ़ा हुआ है, फिर से देखो आ जाए. अनिल एंड बीरन आर पार्टनर्स इन ए फर्म, भागीदार છે. અનિલ વિડ્રો 300 પર મંથ એટ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ ઈચ મંથ. દર મહિનાની શરૂઆતમાં 300 રૂપિયાનો ઉપાડ કરે છે. બિગિનિંગ ઓફ ધ મંથ, મહિનાની શરૂઆતમાં 300 રૂપિયાનો ઉપાડ કરે છે ઈચ મંથ. એન્ડ બીરેન વિડ્રો 500 પર મંથ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ઈચ મંથ. દરેક મહિનાના અંતે ઉપાડે છે. ઉપાડે છે ખરો, પણ આ મહિનાની શરૂઆતમાં ઉપાડે છે. આ ક્યારે ઉપાડે છે? મહિનાના અંતમાં. વોટ વિલ બી ધ એમાઉન્ટ ઓફ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ? ઉપાડ પર વ્યાજ કેટલું થશે? ઇફ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ 10% પર એનમ, 10% વ્યાજ હોય તો કેટલું થાય? અચ્છા, તો તમને રૂલ્સ યાદ હશે. બિગિનિંગ હોય ને, બિગિનિંગ, એને રૂલ્સ ઓફ 78 કહેવામાં આવે છે. રૂલ્સ ઓફ 78. અને એન્ડ હોય ને એને રૂલ્સ ઓફ 66 કહેવામાં આવે છે. બિગિનિંગ હોય તો કયા રૂલ્સ કહેવાય છે? रूल्स ऑफ 78. गेट इट. तो पहलू कौन है? अनिल. तो अनिल का इंटरेस्ट कितना होगा? देखो अनिल दर महीने कितना उपाड़ करे छे? कितना उपाड़ करता है? 300 रुपीज़ का. रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? 10%. 10/100 इंटू परसेंटेज होता है ना, तो 10/100 ऐसे लिखने का होता है, बताया ना आपको. अच्छा, इंटू ये बिगिनिंग में विड्रॉ करता है तो 78/12 ऐसे होगा. 78/12 इंटरेस्ट मिल जाएगा इसमें. ऐसे बीरेन में देखो, बीरेन हर महीने कितना विड्रॉ करता है? 500. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10/100 66/12 ऐसे होगा. बिगिनिंग होता है तो 78, एंड ऑफ द मंथ होता है तो 66. पहले में कितना आता है? 195. और दूसरे में कितना आता है इंटरेस्ट? 275 आता है. अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये चारों में से देखो.
ये वाला ऑप्शन। अच्छा, आपको याद है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये पॉइंट? फिर से बोलूं, बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता है तो रूल्स ऑफ 78 आता है, ये 78/12, एंड एंड ऑफ द मंथ होता है तो 66/12 आएगा। रूल्स ऑफ 78 एंड रूल्स ऑफ 66 ऐसे बोलते हैं उसको। इस तरह से आपको गिनना है। एवरीबडी गेट माई पॉइंट? हर महीने कितना विड्रॉ करता है? 300। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10/100, 78/12। बीरियन विड्रॉ करता है 500 पर मंथ, इंटू 10/100, 66/12, ऐसे गिनना है आपको। क्लियर? ऐसे एग्जाम में पूछते हैं। गेट इट? तो ऐसा एग्जाम में पूछते हैं, एक एक मार्क के एमसीक्यू सब होते हैं। गेट इट? 30 एमसीक्यू होते हैं, 30 मार्क का क्वेश्चन होता है। ये ऐसे ही सब आएंगे, ये फिक्स है, होगा ही होगा, ये याद रखना। इसको ठीक तरह से लिखना है। एग्जाम अभी आपके ये मार्क फिक्स हो गए, जितने भी एमसीक्यू आते हो ये मार्क हो गए आपके। देखो नेक्स्ट वन, ये भी अच्छा एमसीक्यू है। इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रेश कैपिटल इन द बिजनेस रिजल्ट इनटू। धंधे में सपोज कि आप 50,000 रुपया रोकड़े लाओ છો तो શું થશે? आप सोचे ने, धंधे में 50,000 आप लाते हो, मानो कि धंधाમાં 50,000 લાવ્યો तो શું થશે? कैश આવશે तो कैशમાં વધારો થશે, कैश में इंक्रीज होगा। अच्छा, मेरी कैपिटल कम होगी कि बढ़ेगी? बताओ, कैपिटल भी क्या होगा? बढ़ेगा। आर यू एग्री विथ मी? मेरी कैपिटल भी बढ़ेगी। कैपिटल को इक्विटी भी बोलते हो, इक्विटी। कैपिटल को इक्विटी भी बोलते हैं, इक्विटी, EQUITY, इक्विटी। गेट इट? तो मैं धंधे में 50,000 लाता हूं तो क्या होगा? कैश में इंक्रीज होगा, कैपिटल भी इंक्रीज होगा। अच्छा, तो रिजल्ट क्या होगा? देखो, कैश यानी क्या हुआ? असेट, અને कैपिटल यानी क्या हुआ? लायबिलिटीज। कैश यानी असेट, कैपिटल यानी लायबिलिटीज बोल। ये असेट है आपका, ये क्या है? आपकी लायबिलिटीज है। अच्छा, तो क्या हुआ? कैपिटल लाने से मेरी असेट इंक्रीज हुई, कैश इंक्रीज होगा। ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल, पर इसमें ऐसा कोई नहीं दिया है। क्या दिया है? इंक्रीज इन असेट। तो हाँ देखो, इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, कौन सा आएगा बताओ? इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इक्विटी बोला है। गेट इट? ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, द असेट एक्वायर्ड बाय द बिजनेस with an intention to produce the goods or provide the services and not held for resale are known as। दाखिला देखिए, क्लास में मैंने बेंचेस परचेस किया है, ये रीसेल के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं है। इसको धंधे में यूज़ करता हूँ, क्यों? आपको बिठाता हूँ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, बराबर है? तो ये मेरी फिक्स असेट हो गई। गेट इट? कोई भी ऐसी असेट होती है जिसको हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं या तो सर्विस के लिए यूज़ करते हैं। गेट इट? नॉट फॉर रीसेल इज नॉन एज ए फिक्स असेट। हमारी सहूलत के लिए कुछ भी असेट परचेस करते हैं, वो क्या होता है? हमारी असेट होती है। आपका स्कूटर, गेट इट, वो रीसेल के लिए है? नहीं, खुद का यूज़ करने के लिए है। इज योर असेट। गेट इट? तो इसमें क्या आएगा बताओ? ये तुम्हारी फिक्स असेट है। इसमें लिखा है मर्केंटाइज, करंट असेट, स्टॉक है? नहीं, ये फिक्स असेट इसको बोलते हैं। जो बिजनेस में असेट, द असेट एक्वायर्ड बाय बिजनेस, तो कौन सी असेट होगी? करंट असेट नहीं, फिक्स असेट। गेट इट? नेक्स्ट, गुड्स ₹20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 20,000 का माल जल गया। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? ये इक्वेशन है? नो, ये दो में से एक में आएगा। या इवेंट है या ट्रांजैक्शन है? ये इवेंट है या ट्रांजैक्शन है? याद करो। तो ये इवेंट भी नहीं है, माल जल गया, तो ये क्या है? ट्रांजैक्शन है, बराबर। गुड्स ₹20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसे इक्वेशन नहीं है, असेट भी नहीं है, तो दोनों में से एक हो। ये इवेंट है या ट्रांजैक्शन है? तो ट्रांजैक्शन। 20,000 का माल जल गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऐसे बोला है। गेट इट? ऐसा है, डिस्ट्रॉयड नहीं लिखा तो बात अलग है, ये जल गया ऐसा बोला है, तो इट इज़ ए ट्रांजैक्शन। ऐसा एग्जाम में एक एक मार्क का पूछते हैं, इसके लिए मैंने बोला आपको लिखना है सब ये। हाँ, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। फिर से ऐसा आया, जोड़ का जोड़। इस यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ अकाउंट लिखा है, और सामने नेचर ऑफ एक्सपेंस और असेट ऐसे लिखा है, ऐसा है। अच्छा, तो ऐसा करना है आपको। अच्छा, ये जो सेल्समैन कमीशन है कहाँ पे आएगा? सेल्समैन कमीशन तो नॉमिनल अकाउंट में है, तो इसके बाजू में ए लिखा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ से आएगा? आउटस्टैंडिंग इज ए पर्सनल अकाउंट,
पर्सनल अकाउंट में आएगा बी, ये इसके सामने। गुडविल रियल अकाउंट में आएगा, यहाँ सी। आंसर कौन सा हुआ? बी सी ए, ये हुआ बी सी ए। पहले में बी, दूसरे में सी, तीसरे में ए इज ए करेक्ट आंसर। 1 मार्क का एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर एज ए ट्रांजेक्शन? इसमें से ट्रांजेक्शन कौन सा है वो बताओ। यानी इसमें कौन होगा? ट्रांजेक्शन भी होगा, इवेंट भी होगा। गेट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज ए ट्रांजेक्शंस? इसमें से ट्रांजेक्शन कौन से है? चलो, कैश ₹50,000 ब्रॉट बाय द ओनर एंड स्टार्ट द बिजनेस, ये ट्रांजेक्शन है। गुड्स ₹20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये भी ट्रांजेक्शन है। रिसीव्ड एन ऑर्डर, ऑर्डर मिला है, ऑर्डर इवेंट हो गया, ये इवेंट है। गुड्स रुपीज सप्लाई टू कस्टमर, माल दिया, ये ट्रांजेक्शन है। अच्छा, तो इसमें 3 ट्रांजेक्शन है, पहला, दूसरा और चौथा। आपको ऑप्शन दिया ओनली 1, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, पहला, दूसरा और चौथा, ये करेक्ट आंसर है। ये किसके ऊपर पूछा आपको? इवेंट एंड ट्रांजेक्शन के बेस पे। कितना सारा मैंने एग्जांपल का प्रैक्टिस करा है इसके अंदर। घर पे थोड़ा थोड़ा रिपीट भी करो, जो चला है उसका नोट में भी देखते जाओ। नेक्स्ट, एक एमसीक्यू है, अच्छा है, ध्यान से पढ़ो पहले। ऑन 15 February 18, शैलेश परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स मेहता एंड कंपनी फॉर 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपये का उसने माल खरीदा है। फॉर विच ही पेड 50,000 बाई कैश, उसमें से 50,000 रुपये कैश दिया, एंड 50,000 बाई चेक। लाख रुपया दे दिया, पर 50,000 कैसे दिया? कैश से दिया, और 50,000 चेक से दिया है। गेट इट? चेक ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। फ्रॉम दिस अवेलेबल इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग वाउचर आर टू बी प्रिपेयर बाय द शैलेश फॉर अकाउंटिंग पर्पज। तो उसने पेमेंट किया है, एक्चुअली क्या है, परचेज करके पेमेंट किया है। पहले परचेज किया, बाद में पेमेंट किया। कैसे पेड किया? 50,000 कैश दिया, तो कैश वाउचर बनाना पड़ेगा, कैश पेमेंट वाउचर। और 50,000 रुपया चेक से दिया, तो चेक पेमेंट वाउचर बनेगा। 50,000 कैश दिया तो कैश पेमेंट वाउचर, 50,000 रुपया चेक से दिया तो चेक पेमेंट वाउचर। इसमें कौन सा बनेगा? देखो, पहला कैश पेमेंट वाउचर, बैंक रिसिप्ट वाउचर, ये नहीं होगा, दोनों का पेमेंट किया है। कैश रिसिप्ट, रिसिप्ट तो होगा ही नहीं है, कैश रिसिप्ट ये भी नहीं होगा। सी देखो, कैश पेमेंट वाउचर 50,000 एंड बैंक पेमेंट वाउचर 50,000 इज अ करेक्ट आंसर। कभी क्या होता है, थोड़ा सा साइज बड़ी लगती है, पर ब्रेन शार्प होना चाहिए। मैं पहले दिन से बोलता हूँ, मनी कैन बाय बुक्स बट नॉट ब्रेन, वी ट्रेन योर ब्रेन। पर आपको ऐसा करना है, यहाँ क्लास में आते नहीं हो तो आपको घर पे सीरियसली पढ़ना है, हर रोज़ का हर रोज़ रिपीट करना है। कुछ नहीं आता है आपको, मैंने 1000 बार बोला है, मेरे को कॉल करो। यहाँ क्लास में आते हैं तो एक एक को पकड़ पकड़ के मैं पूछता है, पर फिजिकल अभी अलाउ नहीं है तो इसके ऊपर भी। पर नोट आपको मेंटेन बराबर करना है। कुछ स्टूडेंट मिलने आते हैं, नोट दिखाते हैं, मेरे को बहुत मजा आता है, बहुत अच्छी बनाते हैं नोट। गेट इट? अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट एमसीक्यू 20 नंबर का। रिटर्न इनवर्ड, पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। रिटर्न इनवर्ड माल पाछो आव्यो, रिटर्न इनवर्ड माल परत आव्यो। क्यारे परत आवे को જોઈએ? વેચેલો માલ પરત આવ્યો, यानी આ सेल्स रिटर्न કહેવાય। इसको सेल्स रिटर्न बोलते, क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। વેચેલો માલ પાછો આવ્યો, શું કીધું છે? સેલ્સ रिटर्न એપિયરિંગ ધ ટ્રાયલ બેલેન્સ। ટ્રાયલ બેલેન્સમાં સેલ્સ रिटर्न આપ્યું હોય તો શેમાંથી લેસ કરશો? સેલ્સમાંથી। વેચાણ પરત શેમાંથી લેસ કરવાનું? વેચાણમાંથી। સેલ્સ रिटर्न એટલે શું? વેચાણ પરત। किसमें से लेस करोगे? सेल्स में। गेट माई पॉइंट? कितना इजी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल असेट? इसमें से कौन सी इनटेंजिबल असेट, सॉरी हाँ इनटेंजिबल असेट, इसमें से कौन सी इनटेंजिबल असेट नहीं है? देखो, पेटेंट इनटेंजिबल है, गुडविल इनटेंजिबल है, ट्रेडमार्क इनटेंजिबल है, लैंड क्या है? टेंजिबल, ये नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट 22 नंबर का।
मिस्टर एक्स is a manager entitled 5% commission on net profit after charging such commission. याद आया after charging such commission? आफ्टर बोला है तो क्या होगा 5/105 आएगा. हाँ 5% કીધું છે ને તો 5 ના છેદમાં 105 આવશે. प्रॉफिट फॉर द ईयर 52,500 देन मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू ब्लैंक. तो कमीशन इज इक्वल टू ऐसा होगा, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 52,500 इंटू 5/105 इज इक्वल टू 2,500. ये आंसर आएगा. ये कमीशन का पॉइंट पता चला नहीं आपको? एग्जाम में ऐसा पूछे नहीं वाले हैं आपको. आगे जाओ. नेक्स्ट वन स्टार्ट. नेक्स्ट, why is a manager allowed 10% commission on sales after charging such commission? इन्हें सेल्स पर कमीशन अपन उसको सेल्स पे कमीशन देना है. टोटल सेल्स इज 33,000 देन कमीशन अलाउड टू मैनेजर. In this example also commission is charged after charging such commission. So what is the amount of commission to the manager? तो commission is equal to sales कितना है 33,000 into 10/110. आफ्टर चार्जिंग होता है तो क्या लिखने का 10/110. तो what is the amount of commission? 3,000. बिफोर चार्जिंग हो तो क्या करने का 100/10 10/100 ही लिखने का. देखो नेक्स्ट ऐसा है, Z is a manager allowed 6% commission on net profit before charging such commission. Before net profit 1 lakh रुपीज़ है, then commission is equal to, तो commission is equal to 1 lakh, उसका 6% 6/100 ही लिखना है. बिफोर चार्जिंग है तो 6/100. आफ्टर चार्जिंग होता तो क्या लिखते हैं 6/106 लिखते हैं. क्या ठीक. तो इसका कमीशन कितना आएगा 6,000. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कमीशन पॉइंट? ये कमीशन के पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? एंड एग्जाम तक आना चाहिए हो ये सब. मैं बीच में रिवीजन करवाऊंगा पर अभी ध्यान से समझो. पहले रिवीजन इज अ डिफरेंट पॉइंट, रेगुलर इज अ डिफरेंट पॉइंट. गेट इट. नेक्स्ट वन. Insurance premium recorded in trial balance as at 31st March 2020 are 3,000, which include payment of premium 1,200 which are paid up to 30th July तक का पेड किया है. So इंश्योरेंस प्रीमियम recorded in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी वो करवाया था ना इंश्योरेंस प्रीमियम का, वही पॉइंट आया. पहले ऐसे लिखना है. देखो ये फर्स्ट पॉइंट आपका समझ के लेने के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू कहाँ तक का पेड किया आपने? अप टू 30/6, हाँ 30 जुलाई 20. ईयर एंडेड कब होता है आपका? ईयर एंडेड 31/3/20. तो कितने महीने का प्रीपेड है? 4 मंथ प्रीपेड. 4 मंथ का ज़्यादा पेड किया है, प्रीपेड है. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू 30th जुलाई 31st जुलाई वॉट एवर. गेट इट. ईयर एंडेड होता है 31st मार्च को, तो 4 महीने का आपने ज़्यादा. यहाँ देखो 7માંથી 3 है तो 4 મહિનાનું વધારે ચૂકવ્યું છે. तो प्रीपेड कितना हुआ? प्रीपेड इज इक्वल टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था? 1,200 रुपये था इंटू 4/12. ये 1,200 पूरे साल का था. 4/12 तो कितना प्रीपेड हुआ? 400 रुपीज़. ये प्रीपेड हुआ. आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा है, प्रीपेड कितना नहीं पूछा है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लिखोगे? तो प्रीमियम टोटल कितना है? इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रायल बैलेंस में कितना है? 3,000. इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 है, उसमें से लेस प्रीपेड का 400 लेस कर दिया. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लिखोगे आप? 2,600. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. ये आपका आंसर हुआ. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू 30th जुलाई. ईयर एंडेड होता है 31st मार्च को, तो 4 મહિનાનું વધારે ચૂક્યો છે प्रीपेड. पूरे साल का है 1,200 रुपये. गेट इट. ईयर एंडेड लिखा है, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडेड लिखा है.
गेट इट। तो इतना है, 400 रुपया प्रीपेड हुआ। इंश्योरेंस प्रीमियम 3000 था, उसमें से प्रीपेड लेस किया। नेक्स्ट, ऐसा एक दूसरा दिखा देता हूँ, देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट इंश्योरेंस प्रीमियम रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 1920। इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 विच इंक्लूड 4,000 पेड अप टू 30 सितंबर। फिर से लिखने का, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू 30 सितंबर 20, ईयर एंडेड 31 मार्च 20। तो कितना ज़्यादा पेड किया है? 6 मंथ प्रीपेड है। पूरे साल का विच इंक्लूड 4,000 पेड, तो चौर्स इसमें से प्रीपेड कितना हुआ? तो प्रीपेड इज इक्वल टू 4,000 इंटू 6/12, तो 2,000 प्रीपेड है। आपको पूछा होता प्रीपेड कितना है तो आपको 2,000 लिखने का था, पर आपको पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लिखेंगे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिया है एग्जाम्पल में 10,000, उसमें से प्रीपेड लेस करने का। प्रीपेड એટલે અગાઉથી ચૂકવેલ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने लिखेंगे हम? 8,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12મા ધોરણમાં છે ને વાર્ષિક હિસાબના એડજસ્ટમેન્ટમાં આવતું હતું, યાદ હોય તો તમને 12th स्टैंडर्ड होते हैं ना, उसमें 12 ये एडजस्टमेंट में आया था आपको। गेट इट। ये पता चला, पहले भी एक लिया था, अभी 3 ऐसे समझाए फिर से। तो इस तरह से एक एक मार्क के एमसीक्यू भी होते हैं। ये थोड़ा अच्छा है एमसीक्यू ऐसा। नेक्स्ट, जय एंड वीरू आर पार्टनर्स इन ए फर्म। आर पार्टनर इन ए शोले नहीं, शोले में भी जय और वीरू था। गेट इट। जय एंड वीरू आर पार्टनर्स इन ए फर्म। जय विड्रॉ 2,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। कुछ नहीं बोला, एट द बिगिनिंग होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। एंड वीरू विड्रॉ 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। इसमें बोल दिया है एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। रेट ऑफ ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6%। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पहले किसका गिनने का? जय। हर महीने कितना विड्रॉ करता है? 2,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, 6/100। कौन सा रूल्स आएगा? 78/12 का रूल्स आएगा। एट द बिगिनिंग है। वीरू वो विड्रॉ करता है 1,000 पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, इसमें 66/12 आएगा। एंड ऑफ द है तो गेट इट। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। पहले में कितना आता है? 780। पहले में 780 और दूसरे में 330। यानी पहले में कितना लिखने का? 780, दूसरे में 330। ऐसा एक मार्क का एमसीक्यू है ये। फिर से दिखाता हूं, देखो। कृष्णा एंड राधा आर पार्टनर्स इन ए फर्म। कृष्णा विड्रॉ 1,500 पर मंथ एट द बिगिनिंग बोल दिया है। एंड राधा विड्रॉ 1,800 पर मंथ एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, एंड ऑफ द मंथ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। PA लिखे ना, पर एनम। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पहले कृष्णा का गिनते हैं। कृष्णा ही विड्रॉ 1,500 पर मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, 10/100 इंटू 78/12 इज इक्वल टू 78/12 975। नहीं, चेक करो ना फिर से। राधा कितना विड्रॉ करती है? 1,800 पर मंथ इंटू 10/100 इंटू 66/12। पहले में कितना था? 975।
दूसरे में 990 ऐसा आता है। पहले में कितने लिखने का? 975, दूसरे में 990। अब वार्षिकी सबने एग्जाम्पल आए ने भागीदारीना वार्षिक एम पण पूछायेलू है। गेट इट? सो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ऐसा चालू नहीं है कोई भी, ऑल आर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। गेट इट? ये आपको घर पे रिपीट करना है सब, ये आप लिखोगे नहीं ऐसे, इस तरह से लिखना है आपको। नेक्स्ट, बस तो आज इतना ही रहने देते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। ये सब एमसीक्यू आपको नोट में ऐसा लिखने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 1 लिखना, पार्ट 1। कल मैं इसका पार्ट 2 करवाऊंगा, पार्ट 1 लिखने का, 2 नहीं सॉरी, पार्ट 1। ये एक अलग पेज पे यानी न्यू पेज से शुरू करना। लास्ट पीरियड में क्या लिखा था हमने? वाउचर के 3 क्वेश्चन थे, पता है ना कौन से 3 क्वेश्चन? व्हाट इज वाउचर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वाउचर, व्हाट इज वाउचर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाउचर। वो तीसरा क्वेश्चन मैंने बोला था एडिशनली नॉलेज के लिए लिखाता हूँ, पर लिखना तो आपको है ही, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वाउचर। कल ये 3 क्वेश्चन करवाए थे, आपको नोट में लिखना ही है। पैम्पलेट में से देख के नहीं लिखने का है, मैंने जो ये समझा है उसमें से देख के लिखने का है। पैम्पलेट में थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट है, मैंने आपको अच्छी लैंग्वेज में लिखाया है, रिफर उसको ही करो। फिर न्यू पेज पे लिखो, आधा पेज कोरा रह जाए तो रहने दो, न्यू पेज पे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 1। फिर ये जो मैंने करवाए ने अभी जो 29-30 एमसीक्यू करवाए वो आपको लिखने। ऐसा क्वेश्चन पेपर 30 मार्क का निकलेगा, तो आपको ये करना है। करोगे घर पे? जवाब तो दो कि रांधणछड़ छे घरे बनावा बेसी गया ना। रांधणछड़ क्या थी? आज तो छठ छे, अरे सातम થઈ ગઈ, આજે તો ખાવાનું પાછું તમારે બધું ઠંડુ, તો ઉપરથી નવરા હશો આપ। गेट इट? तो बराबर ठीक तरह से लिखना हो, ये बराबर है। कल मैं ऐसा दूसरा कराऊंगा। सी यू, एंजॉय योर सेल्फ, स्टे एट होम, स्टे सेफ।